अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे ISRO कहते हैं, उन्होंने ये खबर दी है कि 23 अगस्त 2023 को इंडिया ने अपना लैंडर, जिसका नाम है विक्रम, उसे चांद की सरजमीन पर उतार दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है और एक कौम की ज़िंदगी में मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी खबर यही हो सकती है कि उसने चांद पर लैंडिंग की है। तो सबसे पहले तो मैं इंडिया के दोस्तों को और इंडिया को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इससे भी आगे जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि इंडिया चौथा मुल्क बन गया है, चौथी नेशन है जिसने चांद पर अपना लैंडर उतारा है। इससे पहले 3 नेशंस चांद पर अपने लैंडर्स उतार चुके हैं, जिनमें अमेरिका, रशिया और चाइना मौजूद है। लेकिन पोल पर लैंडिंग करने वाली पहली नेशन है। इंडिया ने अपना लैंडर विक्रम साउथ पोल पर, निचले पोल पर उतारा है, जबकि बाकी जितनी भी नेशंस हैं उन्होंने चांद के वस्त में अपने लैंडर्स उतारे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है इंडिया की तारीख में और हम सबको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए और उन्हें मुबारकबाद भी देनी चाहिए। मैं आपको यहाँ इस सीरीज़ में, जिसमें तकरीबन 4 वीडियोस होंगी, जो इनका मिशन है जिसे चंद्रयान कहा जाता है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल बताऊंगा। तकनीकी एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा आपको और उसके साथ इसका पर्पस भी बताऊंगा कि क्यों ये मिशन चांद पर भेजा जा रहा है। तो हम शुरू करते हैं 2019 से, जब इंडिया ने 2019 में चंद्रयान 2 को, उसके लैंडर विक्रम को, उसका नाम भी विक्रम था, चांद की सरजमीन पर उतारने की कोशिश की। लेकिन तकनीकी फॉल्ट की वजह से वो लैंडर चांद से टकरा गया और तबाह हो गया। हमने इसे ईद समझा और बहुत खुशियां मनाई, जिसका मुझे शदीद अफसोस है कि हमने एक फेलियर को इस नज़र से देखा कि जैसे यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया। खैर, इंडिया ने दोबारा कोशिश की और अब 2023 में वो कामयाबी के साथ चांद की ज़मीन पर उतर चुके हैं और हम अभी भी बैठे इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं कि ये एक हवाई बात है, इंडिया चांद पर कभी नहीं गया। 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंडर फेल हुआ और हमारे मीडिया ने हमें बढ़ चढ़ कर खबरें दी कि जी ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, तो आपको बताता चलूँ कि चंद्रयान 2 एक फेल्ड मिशन नहीं था। जो चीज़ आपको नहीं बताएगी खबरों में वो ये थी कि चंद्रयान लैंडर का एक ऑर्बिटर था जो कि चांद के गिर्द, जिसने चक्कर लगाने थे, और वो पहले ही चांद के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गया था। तो एक सैटेलाइट चंद्रयान 2 ऑर्बिटर जिसे कहते हैं, वो चांद के गिर्द उस वक्त से चक्कर लगा रही है, और जो लैंडर था वो जाकर चांद की ज़मीन के साथ टकराया और तबाह हो गया। तो इस लिहाज से हम चंद्रयान 2 को एक नाकाम मिशन बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि इसी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने ऐसी इंफॉर्मेशन ISRO को दी जिसकी बेसिस पर चंद्रयान 3 कामयाब हुआ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और अगस्त में जाकर इसने मून पर लैंडिंग की है। लेकिन इस सबसे पहले हम चंद्रयान 2 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर मून के गिर्द चक्कर लगा रहा है, आज भी लगा रहा है और 2019 से लगा रहा है। इस पर बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आज ना सिर्फ चंद्रयान 3 वहाँ पर उतरा है, बल्कि इंडिया बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रहा है चांद की ज़मीन पर और चांद की हिस्ट्री पर। मैं आपको यहाँ पर कुछ चीदा इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें पहला नंबर है ऑप्टिकल कैमरे का। मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ उन तस्वीर की तरफ जो कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने खींची हैं, और खींची किससे हैं? ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जिसे OHRC कहते हैं। इस कैमरे की जो रेजोल्यूशन है वो 0.25 मीटर्स पर पिक्सल है, और इस कैमरे का जो मकसद है वो ये है कि उन जगहों की तस्वीर खींचना जहां पर इंडिया ने मुस्तकबिल में, और वो मुस्तकबिल अब हमारा हाल बन चुका है, चंद्रयान 3 को लैंड करवाना था।
ये वो जगह है जो कि पोल के पास है। यहाँ पर रोशनी चांद की बहुत कम है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है, और उन क्रेटर्स का मुआयना करना था कि कौन सी ऐसी जगह है जहां हम अपने लैंडर को उतार सकते हैं मुस्तकबिल में, जो कि उतार चुके हैं। और चांद की ज़मीन, जियोलॉजी और उसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता हो। मैं आपको एक और इंस्ट्रूमेंट की तरफ लेकर चलता हूं जिसे टेरेन मैपिंग कैमरा TMC-2 कहते हैं। ये एक स्टीरियो इमेज टेकिंग कैमरा है जो कि 3D इमेज जनरेट कर सकता है। और ये काम कैसे करता है कि एक क्रिएटर है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये इस क्रिएटर की मल्टीपल तस्वीरें खींचेगा, हर एंगल तो मूव कर रहा है और मल्टीपल एंगल के साथ उसकी तस्वीरें खींच रहा है। और जब मुख्तलिफ एंगल्स के साथ उसकी तस्वीरें वापस भेजी जाती हैं और उन्हें जम किया जाता है, उन्हें इकट्ठा किया जाता है, तो हमारे पास इस क्रिएटर का एक 3D इमेज नज़र आ जाता है, मिल जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर तकरीबन 100 किलोमीटर की हाइट से ली जाती हैं ऑर्बिटर के ज़रिए। तो 100 किलोमीटर ऊपर से ऑर्बिटर तस्वीर ले रहा है इसी कैमरे से, और सिर्फ हम क्रेटर्स की तस्वीर नहीं ले रहे, बल्कि हम चांद पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हमें नज़र आ रहे हैं, हम उन सब की तस्वीर ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर भी कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ जिसमें आपको कुछ हिल्स भी नज़र आ रही हैं, कुछ उभरी हुई सतह भी नज़र आ रही हैं, ताकि हम चंद्रयान 3 के मिशन वो सेफली उतार सकें, जो कि चंद्रयान 2 की तरह नाकाम ना हो जाए। ये स्टडी लूनर क्रेटर्स पर भी की जा रही है और उसके साथ साथ उसकी सतह पर भी की जा रही है। स्पेक्ट्रोमीटर अगर किसी ऑर्बिटर में ना हो तो ये हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर भी एक स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया है ताकि हम रोशनी से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और वो स्पेक्ट्रोमीटर इमेज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, और इसी किस्म का स्पेक्ट्रोमीटर लगाया गया था इससे पहले चंद्रयान 2 से पहले चंद्रयान 1 पर। अब आपका सवाल ये होगा कि चंद्रयान 1 कब भेजा गया था? 2008 में चंद्रयान 1 भेजा गया था। तो इंडिया पिछले तकरीबन 15 सालों से मिशंस भेज रहा है चांद पर, और अब जाकर वो कामयाब हुआ है। चंद्रयान 1 पे जो स्पेक्ट्रोमीटर था, जो इमेजर था, उसका नाम था मून मिनरोलॉजिकल मैपर M3 को नासा ऑपरेट करती थी, उससे इमेजेस नासा लेती थी, और उसने जो चांद के मिनरल्स थे उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे इमेजेस दिए, इंफॉर्मेशन दी, बल्कि पानी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी। तो मैं आपको यहाँ पर IIRS की कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि अभी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर इंस्टॉल्ड है, और उससे हमने मुख्तलिफ क्रेटर से इंफ्रारेड जो आती है रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशन, उनके ज़रिए तस्वीर ली हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ग्लोबल क्रेटर की तरफ लेकर चलता हूँ जिसकी तस्वीर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ली। उसके साथ साथ नासा का ये कहना है कि चंद्रयान 2 का जो कैमरा था उससे उसने भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ली। लूनर वाटर साइकिल को देखा गया। इससे पहले चंद्रयान 1 पर जो M3 कैमरा लगा हुआ था, स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था, उसने पानी चांद पर डिटेक्ट करने में नासा की बहुत मदद की थी। और अब चंद्रयान 2 के जो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, जिस स्पेक्ट्रोमीटर की हम बात कर रहे हैं, वो भी नासा की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि चांद पर पानी बहुत कम है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता चलूँ कि चांद पर जो दुनिया का खुश्क तरीन रेगिस्तान है उससे भी कम पानी है। पानी सिर्फ पोल्स पर मौजूद है, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली सूरज की शुआएं हिट नहीं करती। इस वजह से वहाँ आइस मौजूद है, पानी आइस की शक्ल में मौजूद है, और इसी आइस को इंसान जाकर हिट करना चाहता है। मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ एक और इंस्ट्रूमेंट की तरफ जो कि रेडार है। इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार, DFSAR, जो कि चंद्रयान 2 पर इंस्टॉल था, और इसने बहुत सी तस्वीर ली। इससे पहले चंद्रयान 1 पर भी एक रेडार इंस्टॉल था जिसे मिनिएचर सिंथेटिक अपर्चर रेडार MINI-SAR कहा जाता है। लेकिन DFSR की खूबी यह है कि ये ज़मीन के अंदर दुगने फासले तक देख सकता है। तो रेडार का काम क्या है कि वो ज़मीन के अंदर देख सकता है, और अगर हम बात करें DFSAR की, तो वो दुगने फासले तक ज़मीन के अंदर देख सकता है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। तो जो मेरे राइट साइड पर, मुझे उम्मीद है कि ये राइट साइड पर आएगी, जो येलोश कलर की तस्वीर है वो DFSAR से ली गई है। लेकिन जो बीच की तस्वीर है वो हमने एक और ऑर्बिटर
के रेडार से ली, जो कि नासा का ऑर्बिटर है जिसे LRO कहा जाता है। और LRO से ही हमने ऑप्टिकल कैमरा यानी विजिबल लाइट में भी एक तस्वीर ली, जो कि आपको ग्रेश कलर की नज़र आ रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमें आज पता है कि चांद के नॉर्थ और साउथ पोल पर पानी मौजूद है। इस पानी को दरियाफ्त करने में भी चंद्रयान 1 का बहुत बड़ा हाथ था। अगर हम बात करें कि कितना पानी मौजूद है, तो इस वक्त तकरीबन 600 बिलियन केजी वाटर आइस चांद के पोल्स पर मौजूद है, जो कि डार्कर साइड पर है, यानी वहां पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आती। और ये इतना पानी है कि अगर हम ओलंपिक के स्टेडियम लें तो 2,40,000 स्टेडियम्स भरें, उतना पानी मौजूद है इसमें। तो पानी तो काफ़ी ज़्यादा है ह्यूमन कॉलोनी को बसाने के लिए, और इस पानी का इस्तेमाल करके हम फ्यूल भी हासिल कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन पानी से बना सकते हैं, और उसके ज़रिए दूर दराज के इलाकों में ट्रैवल भी कर सकते हैं। सोलर लाइट तो वहाँ पर पहले ही मौजूद है, तो सोलर पैनल के साथ इन प्लांट्स को चलाया जा सकता है, जो कि पानी से हाइड्रोजन बनाए। चंद्रयान 2 7 साल तक चांद का चक्कर लगाएगी। तो 2019 में गई, तो तकरीबन 2025 तक चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चांद के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा, और वो हमें मुख्तलिफ किस्म का डेटा देता रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब चंद्रयान 3 वहां पर पहुंचा, पिछले हफ्ते ही पहुंचा, तो उसके पास 2 एडिशनल दोस्त भी थे उस ऑर्बिटर के पास। उस ऑर्बिटर के साथ विक्रम था। विक्रम खैर पिछले ऑर्बिटर के साथ भी था, जो कि ऑर्बिटर से अलग हुआ और चांद की सतह पर उतरा। तो इसे क्या कहा जाता है? लैंडर। तो विक्रम एक लैंडर था, और इनका नाम रखा गया है इस प्रोग्राम के बानी यानी फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के, जिनका नाम था विक्रम साराभाई। मुझे उम्मीद है ये नाम मैं सही ले रहा हूँ, विक्रम साराभाई। और उसके साथ रोवर जो है, उसका नाम भी क्योंकि संस्कृत से लिया गया है, प्रज्ञान। अगर ये वर्ड मैं सही यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है विजडम, फहम। तो एक रोवर है, और वो रोवर इस वक्त बंद है लैंडर के पेट में, और लैंडर आहिस्ता आहिस्ता चांद की सतह पर उतर रहा है। ऑर्बिटर चंद्रयान 3 का अब चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा, वो उसके गिर्द चक्कर लगाता रहेगा। तो हमारे पास जो तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये लैंडर की तस्वीर है, जिसके साथ आपको आगे छोटा सा रोवर नज़र आ रहा है, जिसे प्रज्ञान या प्रयान, ये जो भी नाम है, मुझे सही कर दीजिएगा जो इंडिया के दोस्त हैं, कहा जाता है। लेकिन अभी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी रॉकेट टेक्नोलॉजी क्या थी, इन्होंने कैसे लॉन्च किया, उसके बाद फिर रूट क्या लिया चांद तक जाने का, और विक्रम चांद पर कैसे उतरा, और अब इनका रोवर क्या कर रहा है, स्पेशली विक्रम की टेक्नोलॉजी क्या, उस पर क्या क्या सेंसर्स लगे, और रोवर पर क्या क्या सेंसर्स लगे, फिर इन्होंने करना क्या है, फ्यूचर क्या है इनका। हम बात कर रहे थे चंद्रयान 3 की, और हमने ये देखा था कि चंद्रयान 2 एक फील्ड मिशन नहीं था, बल्कि उसका भी एक ऑर्बिटर था, जो कि चांद के गिर्द आज भी घूम रहा है, और वो हमें चांद से बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसकी बिना पर चंद्रयान 3 ने वहां पर सेफ लैंडिंग की। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 को। मैं आपको ऐसी डिटेल्स बताऊंगा जो शायद आपको और वीडियोस में ना मिले, क्योंकि इस डिटेल के पीछे मुझे जाकर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट्स भी कुछ पढ़ने पड़े हैं, कुछ तस्वीर भी हमने वहाँ से ली हैं, उनकी PDF फाइल्स को देखा है, और फिर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ चंद्रयान 3 लैंडर की तरफ, जो कि विक्रम कहलाता है। इसका वज़न एक छोटी गाड़ी के बराबर है, 1752 kg इसका वज़न है। और उसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि पिछला लैंडर क्योंकि चांद पर लैंडिंग करते हुए तबाह हो गया था, इसलिए इंडिया की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस लैंडर पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और उन्होंने मेक श्योर किया है कि इसमें एडिशनल सिक्योरिटीज़ भी हों, इसमें एडिशनल चेक्स भी हों, इसका थोड़ा सा हार्डवेयर भी उन्होंने चेंज किया है, और डिज़ाइन भी चेंज किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने इसके सॉफ्टवेयर्स को भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया है, ताकि अब जाकर ये काम ना हो कि वो लैंडिंग करते हुए
वहां पर गिर जाए। तो मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि इसके साथ साथ इसके पास फ्यूल भी ज्यादा है। जो पहले चंद्रयान 2 का विक्रम था उससे ज्यादा फ्यूल इसके पास मौजूद है। तो चलते हैं हम विक्रम लैंडर के पास, क्योंकि उसकी टांगों को बदला गया है, उसको मजबूत किया गया है ताकि वो अच्छे तरीके से शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। अगर वो जाकर ज़रा स्पीड उसकी तेज़ भी होती है और वो जाकर चांद की सरफेस से लगता है तो शॉक को अब्जॉर्ब कर सके। उसके साथ साथ इस पर एक इंस्ट्रूमेंट इजाफी लगाया गया है जिसे कहा जाता है वेलोसिटी सेंसर। वेलोसिटी सेंसर क्या करता है कि जब लैंडर नीचे उतर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को मेजर कर रहा है और उसके साथ साथ उसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर रहा है और उसके एटीट्यूड का मतलब ये है कि उसकी ओरिएंटेशन उसको भी कंट्रोल कर रहा है ताकि वो आराम से लैंडिंग कर सके। चंद्रयान 2 के लैंडर में, विक्रम में वेलोसिटी मीटर मौजूद नहीं था, तो उसकी नेविगेशन और उसमें जो प्रॉब्लम आए उसकी वजह से ये काम किया गया। फिर उसके साथ सॉफ्टवेयर्स में भी बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की गई। स्पेशली अगर कोई सेंसर फेल होता है तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का हिस्सा इतना पावरफुल बनाया गया कि फौरन पता चले कि कौन सा सेंसर फेल होने जा रहा है। प्रिडिक्टिव कैपेबिलिटी भी हो उसमें, और साथ ही हर सेंसर का आगे जाकर मैं बताऊंगा बाईपास बनाया गया है और उसके साथ साथ उसका रिडंडेंसी भी बीच में दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। चलें जी, हम चलते हैं। दो किस्म की स्ट्रेटेजी होती। ISRO ने जो विक्रम लैंडर बनाया वो सक्सेस बेस्ड डिज़ाइन पर नहीं बनाया। सक्सेस बेस्ड कामयाब डिज़ाइन का मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें कामयाबी चाहिए। ISRO ने जो डिज़ाइन बनाया वो बनाया फेलियर बेस्ड डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ फेल हो जाए हमारा सिस्टम उसका मुकाबला कर ले, क्योंकि वो ऑलरेडी तकरीबन लैंड कर चुके थे। तो सक्सेस तो उनको मिल चुकी थी, लेकिन उनके माइनर फॉल्ट्स ने, फेलियर्स ने ये काम खराब कर दिया। तो अब उन्होंने जो इसकी फिलॉसफी, डिज़ाइन स्ट्रेटजी है वो ये है, फेलियर बेस्ड डिज़ाइन उन्होंने बनाया है कि हमने एक भी फेलियर होता है इंस्ट्रूमेंट का तो हम दो इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, दूसरा टेक ओवर कर ले। ये फेलियर बेस्ड डिज़ाइन की फिलॉसफी होती है। हम रिडंडेंसी रख लेंगे, हम उसे बाईपास कर देंगे। तो इस तरीके से जो इंजीनियर्स ने काम किया है उन्होंने ये मेक श्योर किया कि चाहे सेंसर फेल हो, चाहे एल्गोरिदम फेल हो, चाहे उसका कोई मैकेनिकल पार्ट फेल हो, किसी इंजीनियरिंग में वो फेल हो, वो फिर भी अपना काम कर ले। चांद की जो ऑर्बिट में एंटर हुआ पैकेज लैंडर, विक्रम लैंडर, और उसकी आपको 4 टांगें नजर आ रही हैं, और विक्रम लैंडर के अंदर एक रोवर, और साथ साथ विक्रम लैंडर में और रोवर में कुछ साइंटिफिक पेलोड भी मौजूद है। इसका कंबाइंड, इस पूरे मॉड्यूल का कंबाइंड जो वजन है वो 3900 kg है। तो चलते हैं उस रॉकेट की तरफ जो कि इस पैकेज को, इस पेलोड को चांद तक लेके गया। मैं बात कर रहा हूँ LVM-3-M4 रॉकेट की, जो कि 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट रॉकेट है। और इसका काम यह है कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो कि बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड पर 36,000 किलोमीटर के फासले पर ज़मीन के गिर्द रहती हैं, उनको लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऑलरेडी जियो स्टेशनरी यानी डीप स्पेस ही कह लें, उसमें जाकर जो सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसी रॉकेट को इस्तेमाल किया गया है चांद पर जाने के लिए। इस रॉकेट में अगर आप दाईं और बाईं साइड पर देखें तो आपको 2 बूस्टर रॉकेट्स फ्यूल इंजन्स नज़र आते हैं। उनके अगर आप नीचे देखें तो आपको नोजल्स भी नज़र आती हैं। जो इंजन उनके अंदर लगे हुए नज़र आ रहे हैं उनकी नोजल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये भी बता दूं कि इनके अंदर जो बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मेन उसकी बॉडी नज़र आएगी, और इसके अंदर फ्यूल टैंक मौजूद हैं, ऑक्सीडाइजर टैंक मौजूद है, और ऊपर अगर हम जाएं तो हमें C-25 क्रायोजेनिक स्टेज पेलोड नज़र आएगा। मज़े की बात यह है कि जब आप C-25 को देखेंगे तो इसका भी अपना थ्रस्टर है, इसका भी अपना इंजन है। तो इसके पास भी इंजन है, बूस्टर रॉकेट्स के पास भी इंजन है, मेन बॉडी के पास तो, मेन टैंक के पास तो है ही इंजन, और ऊपर हमारे पास पेलोड है। तो मैं आपको यहाँ पर रॉकेट बूस्टर दिखा रहा हूँ। आप इस तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रॉकेट बूस्टर की हाइट कितनी ज़्यादा है।
और ये जो रॉकेट बूस्टर है, इसमें मेरा ये ख्याल है, मुझे यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसमें सॉलिड, आगे आ जाएगा, सॉलिड फ्यूल मौजूद है। और अगर हम बात करें C-25 की, तो C-25 क्रायोजेनिक इंजन के अंदर भी फ्यूल टैंक मौजूद है, क्योंकि ये इंजन है तो इसके अंदर फ्यूल टैंक भी मौजूद है और उसके साथ साथ इसके अंदर ऑक्सीडाइजर भी है। तो फ्यूल टैंक के पास टन्स ऑफ फ्रोजन फ्यूल मौजूद है और लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन ये भी इसके पास है, ताकि ये आगे जाकर जब डिसमेंटल होगा, अलग अलग होंगे, तो ये आगे फ्लाई कर सके। मैं आपको यहाँ पर इस इंजन को दिखा रहा हूँ C-25 को, तो आप देख सकते हैं कि इसके पास पूरा एक इंजन है, ऊपर पेलोड है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बिल्कुल वही जो बात मैंने की थी कि फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल है, सेकंड स्टेज लिक्विड फ्यूल है, फाइनल स्टेज जो क्रायोजेनिक है उसके अंदर हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। तो ये फ्यूल के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसे लॉन्च किया गया सतीश धावन स्पेस सेंटर, जो कि है जनाब श्रीहरिकोटा रेंज में, बड़ा ही मुश्किल नाम है। और अगर आप मैप पर देखें तो ये इंडिया की ईस्ट कोस्ट की तरफ है, श्रीलंका की तरफ, इंडिया की ईस्ट कोस्ट की तरफ। ये काफ़ी स्टाइलिश किस्म का इनका स्पेस सेंटर है, जहां से इसे लॉन्च किया गया। और अगर आप इसकी लॉन्च को देखें कि इसने रूट कैसे लिया होगा, तो मैं आपको यहाँ पर वो तकरीबन सारे स्टेप्स दिखा रहा हूँ। तो इनिशियली ये लॉन्च हुआ, इसके बूस्टर्स वो चलना शुरू हुए और ज़मीन से निकलते निकलते सबसे पहले तो इसके S-200 बूस्टर्स जो है वो सेपरेट हो गए। उसके बाद कुछ ही देर के बाद इसका L-110 लिक्विड स्टेज जो है वो भी सेपरेट हो गई। अब रह गया पीछे C-25 और उसके साथ इसका पेलोड। तो पेलोड की सेपरेशन भी आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है कि किस तरीके से C-25 क्रायोजेनिक जो इंजन है वो भी सेपरेट हुआ और बीच में जो पेलोड था वो चांद की तरफ मूव करना शुरू हो गया। अब चांद की तरफ मूव करना सीधा सीधा नहीं, इसके लिए सबसे पहले आपको मोमेंटम चाहिए, ताकि आप इतना मोमेंटम हासिल कर लें कि आप चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो सकें। तो यहाँ पर वो जो मोमेंटम किया गया वो लिया गया ज़मीन से। तो ज़मीन के गिर्द पहले बड़े डायमीटर में इन्होंने मूवमेंट की, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप तस्वीर में भी देखें तो डायमीटर छोटा होता गया। तो अर्थ ऑर्बिट मनूवरिंग की गई, इसे अर्थ ऑर्बिट मनूवरिंग की जाती है। और फिर जब ज़्यादा मोमेंटम मिल गया तो एकदम जूम करके ये यहाँ से निकले और ये ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं, ये अब सीधे गए चांद की तरफ। चांद के पास जाकर फिर चांद के गिर्द इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रोटेशन शुरू की, लूनर इंजर्शन इसे कहते हैं। मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पर कुछ इमेजेस से भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। तो जब इनिशियली ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और फिर आप देखें आहिस्ता 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 इसने मोमेंटम लिया और फिर ये चांद की तरफ गया। तो यहाँ पर आप देखें कि ये चांद की तरफ गया और चांद में, इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहते हैं, गिर्द अब ये घूमना शुरू कर देगा। और इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से चांद के गिर्द घूमते घूमते चांद के करीब आ रहा है। और जब ये ऑर्बिट इतना छोटा रह जाता है, जिसे 130 किलोमीटर का कहते हैं, तो यहाँ पर फिर लैंडर और वो अलग होते हैं। लैंडर सेफ जो डिसेंट है वो करेगा, चांद के ऊपर उतरने की कोशिश करेगा। अब लैंडर के पास क्या है, लैंडर विक्रम है, उसके पास रोवर भी है। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता चांद की तरफ जाएगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखे हैं उनमें मुझे ये स्पेसिफिकेशंस मिली हैं। ये स्पेसिफिकेशन ISRO के डॉक्यूमेंट से ली गई, जिसमें उन्होंने इस मिशन के बारे में बताया है। ये भी बताया है कि इसमें जो पावर की ज़रूरत है वो कितनी है, 738 वॉट यहाँ पर है। और लैंडिंग साइट की लोकेशन पैरामीटर भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरीके से आप रोवर को भी देख सकते हैं कि रोवर को कितनी पावर 50 वॉट चाहिए, उसका मैस कितना है, 26 kg मैस है, उसमें 2 पेलोड्स हैं, डायमेंशंस क्या है और उसकी कम्युनिकेशन लैंडर के साथ और फिर हमारी ज़मीन के साथ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम रोवर और उसके साथ लैंडर, इसकी इंजीनियरिंग देखेंगे। हम ये देखेंगे इन पर किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं और वो इंस्ट्रूमेंट क्या काम करेंगे, वो किस किस्म की रिसर्च करेंगे चांद पर और वो क्या डाटा हमें वापस ज़मीन पर भेजेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के सिस्टम्स की। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चंद्रयान 3 में किस किस्म के सिस्टम्स मौजूद हैं, उसके अंदर लैंडर कैसा है, उसके अंदर ऑर्बिटर मौजूद है कि नहीं है, और फिर उसका रोवर, उसके पास क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं।
तो हम चंद्रयान 3 की तरफ चलते हैं, जो कि मेनली 3 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है। इसमें पहला मॉड्यूल है प्रोपल्शन मॉड्यूल, दूसरा है इसका लैंडर और तीसरा इसका रोवर है। चंद्रयान 3 में आपको ऑर्बिटर नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ऑर्बिटर पहले ही चंद्रयान 2 में चांद तक पहुंच चुका है और वो चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो अगर मैं ये बताता चलूं कि हमने यहाँ पर चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं डाला इंडिया ने, तो इसमें कबाहत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 सिस्टम है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। अब हम चलते हैं सबसे पहले इसके लैंडर की तरफ। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम है विक्रम, पहले ही बता चुका हूँ, जो कि चांद की ज़मीन पर उतरा है। इसकी 4 टांगें हैं और 4 टांगों के साथ इस पर 4 थ्रस्टर्स मौजूद हैं, इंजन्स हैं। 800 न्यूटन की फोर्स रखने वाला एक इंजन, तो इस किस्म के 4 इंजन इस पर मौजूद हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नज़र आएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि थ्रस्टर्स में वेरिएबल स्लीव रेट एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि पिछली मर्तबा थ्रस्टर्स की ही वजह से चंद्रयान 2 चांद से टकराया था। तो अब यहाँ पर जो इंजन है उनका जो स्लीव रेट है, यानी वो कितना थ्रस्ट देंगे, वो वेरिएबल है। वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। वो देखा जा सकता है कि चांद की सरफेस के मुताबिक और जिस जगह पर हमने उतरना है उसके मुताबिक कितना रखना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी आ गई, इसको इम्प्रूव किया गया। और एटीट्यूड ओरिएंटेशन का मतलब ये है, एटीट्यूड का मतलब है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब कि वो किस डायरेक्शन में आपने उतारना है। ये एटीट्यूड हमारे बिहेवियर से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि ये उसकी ओरिएंटेशन से ताल्लुक़ रखता है। स्पेस टेक्नोलॉजी में एटीट्यूड का वर्ड टेक्निकल मायनों में लिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले कि हम एटीट्यूड को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट इस पर लगाया गया है उसे लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मीटर या वेलोसीमीटर कहते हैं, LDV। और इसका काम यह है कि ये तीनों डायरेक्शन में X, Y, Z तीनों डायरेक्शन में ओरिएंटेशन को मापता है, यानी एटीट्यूड को मॉनिटर करता है। मसलन एक सैटेलाइट जा रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मदार से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। आपको यहाँ पर तस्वीर में भी दिखाया गया है। तो हम एक थ्रस्टर फायर करते हैं और थ्रस्टर का काम क्या है कि वो फोर्स देता है और फोर्स की वजह से सैटेलाइट अपनी डायरेक्शन बदलेगी। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किस थ्रस्टर को एक्चुएट करना है, किस थ्रस्टर को उस वक्त काम में लाना है और उससे जो फोर्स जनरेट होगी उसके लिहाज से इस लैंडर की या सैटेलाइट की डायरेक्शन किस तरफ को जाएगी। तो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से सैटेलाइट को दोबारा ऑर्बिट में लाया गया, उसके एटीट्यूड को बदला गया, यानी उसकी ओरिएंटेशन को, उसकी डायरेक्शन को बदला गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको एटीट्यूड का वर्ड या इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर यानी विक्रम जो लैंडर है, इसकी सरफेस पर, इसके ऊपर एक चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट भी लगा हुआ है। मैं इसको STE कहता हूँ। चा इसलिए कहता हूँ कि उर्दू ज़ुबान का वर्ड है, वैसे चा उर्दू का है या पंजाबी का, ये आप फैसला कर लीजिए। और STE वो मैंने आपको बता दिया, सर्विस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम यह है कि हमने चाँद पर जाना है तो वहाँ के टेम्परेचर्स में हमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। हमने वहाँ के टेम्परेचर मेजर करने हैं कि सरफेस के ऊपर टेम्परेचर कितना है, सरफेस के नीचे टेम्परेचर कितना है, और उसके लिए ये इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी को मेजर करेगा कि चांद की मिट्टी कितनी ज़्यादा कंडक्टिव है हीट की या टेम्परेचर की। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ और इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो आपको वर्टिकल एक्सिस पर डेप्थ नज़र आएगी, और अगर आप हॉरिजेंटल एक्सिस पर देखें तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर मिलेगा सेंटीग्रेड्स में। और अगर हम डेप्थ 0 से ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम चांद की सरफेस से ऊपर आ रहे हैं, तो टेम्परेचर आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि उनमें कुछ ख़ास चेंज नहीं आ रही, बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ ख़ास चेंज नहीं आ रही, और तकरीबन 50 और 60 के बीच में। लेकिन जो ही हम डेप्थ नेगेटिव में जाते हैं, इसका मतलब यह है कि हम नीचे जा रहे हैं तो मिलीमीटर्स में, तो आपको टेम्परेचर एकदम ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा, टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। और ये टेम्परेचर मिलीमीटर की जब हम डेप्थ में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। यही काम करना है STE ने। मैं आपको यहाँ पर STE या STE या CHASTE इनकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये
इक्विपमेंट है जो कि विक्रम रोवर पर इंस्टॉल किया गया है और किस तरीके से ये चांद की टेम्परेचर प्रोफाइल बनाएगा। उसके साथ एक और इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ILSA। ILSA जिस जगह पर रोवर ने लैंड करना है उसके गिरदो निवाह की सिस्मिक एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, देखेगा कि क्या यहाँ पर आतिशफशां तो नहीं है, यहाँ की ज़मीन स्टेबल है, यहाँ पर किसी किस्म की वॉल्केनिक या सिस्मिक एक्टिविटी तो मौजूद नहीं है, ताकि हम रोवर को बेहतर जगह पर उतार सके। तो लैंडिंग साइट के करीब करीब सिस्मिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमने ILSA का सहारा लिया और मैं यहाँ पर आपको इस इक्विपमेंट की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। ये इक्विपमेंट चंद्रयान 2 पर भी इंस्टॉल था और चंद्रयान 3 पर भी यही इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है। उसके साथ साथ चंद्रयान 3 पर एक प्रोब, एक छोटी सी तार इंस्टॉल की गई है जिसे लेमॉयर प्रोब कहते हैं, LP प्रोब भी इसका नाम है। और इस डिवाइस का काम क्या है? इस डिवाइस का काम ये है, ये इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर को डिटरमिन करती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिटरमिन करती है, आयन डेंसिटी को डिटरमिन करती है ऑफ प्लाज्मा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि चांद के गिर्द एक एटमॉस्फेयर है जो कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा पतली है और इसे एक्सोस्फेयर कहा जाता है। एक्सोस्फेयर जो चांद के गिर्द गिलाफ है एक्सोस्फेयर का, उसके साथ सोलर विंड्स इंटरेक्ट करती हैं। सोलर विंड्स आ रही हैं और वो उस एक्सोस्फेयर के मॉलिक्यूल्स के साथ, जो गैसें मौजूद हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं और यहाँ पर हमें प्लाज्मा मिलता है। तो हम इसे भी स्टडी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम सरफेस, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि प्लाज्मा जो क्रिएट होता है वो मून की सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे भी क्रिएट हो रहा होता है, यानी सॉइल जब चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रही होती है तो वहाँ पर भी हमें प्लाज्मा मिलता है और वहाँ पर भी हमने थर्मल एक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी ये दोनों मेजर करने होते हैं, तो उसके लिए भी इस प्रोब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो सॉइल की कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए इस प्रोब का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो सोलर विंड्स आ रही हैं, जो कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही हैं, गैमा रेज आ रही हैं जो किसी सुपरनोवा से प्रोड्यूस हो रही हैं, वो आके जब एक्सोस्फीयर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो वहाँ पर जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं या जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है। इवन सनलाइट आके जब चांद के सरफेस के साथ, उसकी एटमॉस्फेयर के साथ टकराती है तो उस वक्त, क्योंकि चांद की मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं, तो जो चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए भी इस प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पर चलता हूँ चांद के रोवर की तरफ। हमने लैंडर की बात कर ली, लेकिन अब हम रोवर की तरफ आ रहे हैं और जब मैंने लास्ट टाइम इसका नाम लिया था प्रज्ञान, तो लोगों ने बताया कि ये नाम ठीक है। तो हम प्रज्ञान की बात करेंगे जिसमें 6 व्हील्स हैं और जितने भी रोवर्स हमने देखे हैं, चाहे वो मार्स पर गए हैं या चांद पर गए हैं, तो कमोबेश उनमें 6 व्हील्स ही ज़्यादातर मौजूद होते हैं। 26 kg इसका वज़न है। इस पर सोलर पैनल लगे हुए हैं क्योंकि हमने इसे दिन में चांद पर उतारा है, तो हमें यहाँ पर चांद की रोशनी से एनर्जी बनाने में मदद मिलेगी। इस पर कैमरा भी मौजूद है, इसमें मोटर्स भी लगी हुई हैं और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स इंस्टॉल्ड हैं। पावर यूजेज इसकी 50 वाट है। याद कीजिएगा 60 वाट का एक ज़माने में हमारे घरों में बल्ब लगा होता था, लेकिन इसकी पावर यूजेज 50 वाट है। इस रोवर के ऊपर अल्फा पार्टिकल एक्सरे सिमुलेटर APXS लगा हुआ है, जिसका काम यह है कि उसने सॉइल का मुआयना करना है, चांद की मिट्टी का मुआयना करना है और ये देखना है कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। ये काम तकरीबन तमाम मॉडर्न डे रोवर्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने ना सिर्फ मिनरल्स के बारे में जानना है, केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानना है, हमने ये भी देखना है इसमें मादनियात कौन सी हैं, क्योंकि इंसान मुस्तकबिल में चांद पर माइनिंग करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि क्या हमें कोई ऐसी कंपोजिशन मिलती है जो कि हमें लाइफ के बारे में कोई हिंट दे रही है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS भी मौजूद हैं और इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि हम प्लाज्मा को स्टडी कर सकें। तो हम लेज़र को इंड्यूस करते हैं किसी भी सरफेस पर, किसी भी रॉक पर, और वहाँ पर हमें प्लाज्मा मिलता है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है लेज़र के ज़रिए वो बर्न आउट होती है। और फिर हम वहाँ पर जो रोशनी प्रोड्यूस होती है, जिस रंग से वो जलती है, वो मिट्टी जलती है,
उसको एक स्पेक्ट्रोमीटर के साथ मेजर करते हैं। बिल्कुल यही काम परसेवरेंस रोवर में भी होता है, मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया है। तो हमें पता चल जाता है, जिस तरह फ्लेम टेस्ट हम करते हैं क्लासेस में, तो हमें पता चल जाता है कि किस गैस को चलाया जा रहा है। इसी तरह हमें पता चल जाता है कि इस मिट्टी में कौन कौन सी मेटल्स मौजूद हैं। तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए भी ये काम कर रहे होते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ी जो बहस हमारे अंदर छिड़ी हुई है वो ये है कि जितनी भी तस्वीरें आती हैं चांद की या रोवर्स की या विक्रम लैंडर की, तो लोग उनको कहते हैं कि ये तो आर्टिस्ट ने बनाई है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो किस्म की तस्वीरें मौजूद होती हैं जब भी हम किसी स्पेस मिशन की तरफ जा रहे होते हैं। एक वो तस्वीर होती हैं जिनको समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपने बच्चों को बताना है, साइंटिस्ट को कोई डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप एनिमेशंस बनाते हैं। इन्हें CGI कहा जाता है, यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी कहा जाता है। और अमूमन आप अगर उस वेबसाइट पर चले जाएं, जैसे ISRO ने ये बनाया या नासा बनाती है, तो वो लिखती है कि ये CGI है। और दूसरी तस्वीर वो होती हैं जो कि लाइव होती हैं। अगर चांद पर गए हैं तो चांद की तस्वीर होंगी, और वो तस्वीर उनके ऊपर भी मेंशन होता है, या इवन वो बताया जाता है, क्लेम किया जाता है कि ये चांद की तस्वीर है या ये मार्स की तस्वीर है। तो इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम ये समझते हैं, जब मेरे जैसे यूट्यूबर आकर वही तस्वीर CGI को बताते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, और ये बयान नहीं करते कि ये CGI है, तो लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वो कहते हैं ये तो लोगों ने हाथों से बनाई हुई है, इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये रोवर जो उतरा है, ये रोवर, इसकी जो तस्वीर कैप्चर की गई है वो लैंडर विक्रम से की गई है, क्योंकि लैंडर विक्रम के ऊपर भी कैमरा लगा हुआ है। और इसी तरीके से लैंडर विक्रम की अगली वीडियोस में मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा जो कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने कैप्चर की है। तो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल आएँ कि जी लोग खुद ब खुद ये एनिमेशंस बनाकर और भेज रहे हैं, और असल में तो चांद पर रोवर गया नहीं। क्या चाइना खामोश इसलिए बैठा है, सुकून से बैठा है? अगर इंडिया चांद पर ना गया होता तो चाइना, रशिया या दूसरे मुल्क खामोश रहते और वो ये बताते ना हमें कि चांद पर इस वक्त चाइना का रोवर या उसका लैंडर लैंड नहीं कर चुका। तो हमें अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने की ज़रूरत है, और हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ पर CGI शो हो रही है और कहाँ पर CGI शो नहीं हो रही, बल्कि ये रियलिस्टिक तस्वीर हैं जो कि हमें दिखाई जा रही हैं। तो अगली वीडियोज़ में हम चंद्रयान 3 के बारे में और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो। जब मैंने ये सीरीज़ शुरू की तो बहुत से लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप चंद्रयान 3 के बारे में हमें डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोगों ने तनकीद भी की। आपको दोनों तरफ की चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन खुशी मुझे इस बात की हुई कि मेरे इंडियन दोस्तों ने, लर्नर्स ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, और कईयों ने तो ये भी लिखा कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन अपने मीडिया से नहीं मिली जितनी इन्फॉर्मेशन आपकी वीडियो से मिली। तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हम भी कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इंडिया में पजीराई मिल रही है, और इस चीज़ के लिए हमें अफसोस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पर हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि आज तक हम इंडिया के असातिज़ा किराम को देख के पढ़ कर चीज़ें सीख रहे थे। चाहे हम अपने आप से झूठ बोलते रहें, लेकिन ये हकीकत है। मैं यूट्यूब पर ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में मालूम है। लेकिन अगर इंडिया के लोग अब किसी पाकिस्तानी को अपना मेंटोर समझ रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए भी खुशी की बात है। इसलिए इस सीरीज़ की आप जितनी मर्ज़ी चाहें तो तनकीद कर लें, लेकिन ये सीरीज़ इंशाल्लाह पूरी की जाएगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ चंद्रयान को 8 दिन चाहिए चांद पर उतरने के लिए। जी हाँ, पुरानी तस्वीर है, चंद्रयान उतर चुका है, उसकी लेटेस्ट जो रिसर्च है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तस्वीर चंद्रयान ने अपने कैमरे से ली, ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज नहीं है, ये CGI नहीं है, और इसमें आपको चांद के क्रेटर्स नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर विक्रम लैंडर अटेम्प्ट कर रहा है कि वो चांद पर उतर सके। उसका जो उतरना है वो टोटली ऑटोनोमस है, यानी कि उसे ज़मीन से कंट्रोल नहीं किया जा रहा। साइंसदान ने उसको बता रहे, इंजीनियर्स नहीं बता रहे कि इसे कैसे उतरना है, क्योंकि 3 सेकंड का गैप है। एक सिग्नल 3 सेकंड में ज़मीन तक जाता है और फिर वापस आता है, तो इतनी देर में हमें नई चीज़ों के बारे में पता चल चुका होता है। तो विक्रम को ये कैपेसिटी दी गई कि वो खुद ब खुद थिंकिंग कर सके और वो अपने उतरने की जगह को खुद सेलेक्ट कर सके। तो मैं यहाँ पर आपको विक्रम की लैंडिंग के बारे में बताता चलूँ कि जो ऑर्बिटल स्पीड है इसने 0 पे लेके आनी है। अभी ये घूम रहा है
चांद के गिर्द घूम रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इसने आहिस्ता होना है, चांद के अंदर दाखिल होना है और उसके साथ इसने अपनी ऑर्बिटल स्पीड को कम यानी ज़ीरो की तरफ लेके आना। उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस आएंगी जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है उसको प्लान किया गया है, इसलिए ये अपनी प्लान्ड ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाएगा और फायरिंग के जो कर्व्स हैं उनको भी दिखाया गया है, उनको भी प्लान किया गया, क्योंकि पिछली मरतबा फायरिंग के इशू की वजह से चंद्रयान 2 गिरकर तबाह हो गया था और इसी वजह से हमने इसमें एक और, जब मैं हम की बात करता हूँ तो मैं इंसानियत की बात करता हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप तो इंडियन नहीं और आप हम कह रहे हैं, तो मैं इंसानों की तरक्की की बात कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर एक वेलोसिटी मीटर लगाया है, वेलोसिटी सेंसर लगाया है जो कि इसके एटीट्यूड के बारे में, इसकी हाइट के बारे में, इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है और हमें उसके बारे में आगाह करता है। विक्रम लैंडर 4 मुख्तलिफ स्टेजेस को पार करते हुए चांद की सरफेस पे उतरेगा या उतर चुका है। इन स्टेजेस में इसे 19 मिनट लगेंगे और जब ये पहली स्टेज में दाखिल होगा तो उसके 19 मिनट के बाद अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो ये चांद की सरफेस पर लैंड कर जाएगा और ये कर चुका है। पहली जो फेज़ है उसे रफ ब्रेकिंग स्टेज कहते हैं। रफ ब्रेकिंग स्टेज में हम इस वक्त 30 किलोमीटर पर खड़े और 30 किलोमीटर से हमने नीचे आना है 7 किलोमीटर पर, और 7 किलोमीटर तक जो नीचे आना है उसमें हमने उन इंजन्स को चलाना है जो कि 800 न्यूटन की फोर्स रखते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। तकरीबन 12 मिनट का ये स्केड्यूल है और 12 मिनट में हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। हमने बड़ा स्लोली आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। तो ये जो टाइम है जिसे रफ ब्रेकिंग फेज कहते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर येलो कलर से ग्राफ में दिखाया है, जिसमें विक्रम लैंडर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। जब वो नीचे पहुँच जाता है यानी 7 किलोमीटर तक पहुँच जाता है तो अब वो एक और फेज में दाखिल होता है जिसे एल्टीट्यूड, अब एटीट्यूड नहीं है, एल्टीट्यूड होल्ड स्टेज। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। अब ये हाइट को होल्ड करेगा, 7 किलोमीटर के ऊपर आकर ये हाइट को होल्ड करेगा, यानी ये वहीं पर तकरीबन तैरता रहेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा और उसके साथ साथ जो इसके थ्रस्टर्स हैं वो अभी भी फायर कर रहे हैं, वो अभी भी इसके साथ मौजूद हैं और इसको स्टेबल किए हुए हैं। और उसके साथ साथ इसके जो सेंसर्स हैं उनके ज़रिए ये देख रहा है कि जज कर रहा है कि मैंने कहाँ पर उतरना है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये इसकी जो हाइट है उसको मेजर करने के लिए 2 सेंसर्स लगाए गए। अमूमन स्पेस क्राफ्ट्स में एक एल्टीमीटर लगा होता है, इसे एल्टीमीटर कहते हैं, हाइट को, कितनी हाइट है इसे मेजर करने के लिए, और वो लेज़र बेस्ड होता है। लेकिन यहाँ पर माइक्रोवेव बेस्ड भी एल्टीमीटर लगाया गया, 2 लगाए गए। क्यों? क्योंकि लेज़र बेस्ड एल्टीमीटर इतने रिलायबल नहीं होते। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक हादसे की तरफ जो जापानीज लूनर मिशन को पेश आया, जिसका नाम था आई स्पेस। आई स्पेस का लैंडर चांद पर उतरने की कोशिश करा, अभी कुछ अर्से पहले की बात है, और वो चांद पर उतरते उतरते जब 3 किलोमीटर की हाइट पर रह गया तो उसके एल्टीमीटर जो कि लेज़र बेस्ड एल्टीमीटर था उसने हाइट देना शुरू कर दी, उसने हाइट ठीक दी, लेकिन उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर था उसने उस डेटा को, उसमें जो चेंजेस आ रही थी उसको देखते हुए उसको फिल्टर आउट कर दिया। जो इंपॉर्टेंट डेटा था उसको आगे प्रोसेस ही नहीं किया। उसने कहा ये शायद गलत डेटा है, मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और उसने वो डेटा काफ़ी ज़्यादा निकाल दिया, जिसकी वजह से जो लैंडर था वो सही तरीके से जज नहीं कर सका कि वो ज़मीन से कितना ऊपर है। अब उसकी जो हाइट है वैसे ऐसा बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, यानी प्रोसेसर को, जो मेन उसका ब्रेन है, उस तक नहीं पहुंच रही थी, और उसकी वजह से आखिरकार वो लैंड ना कर सका। उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, वो तैरता ही रह गया बेचारा चांद की सरफेस पर, और वो गिरकर तबाह हो गया। तो इस वजह से 2 एल्टीमीटर्स लगाए गए ताकि हमें पता चले, अगर लेज़र एल्टीमीटर रिलायबल नहीं है तो हमें माइक्रोवेव एल्टीमीटर से हाइट के बारे में पता चलता जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था उसके बारे में, वो भी इसी स्टेज में, यानी एटीट्यूड कंट्रोल होल्ड फेज़ में, एटीट्यूड होल्ड फेज़ में तबाह हुआ था। इसलिए ये स्टेज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि हम 2 ऐसे लैंडर्स की तो बात कर चुके हैं जो इसमें तबाह हो गए, और उसकी वजह ये थी चंद्रयान 2 की कि उनका एक कंट्रोल वाल्व मेल फंक्शन कर गया। कंट्रोल वाल्व के मेल फंक्शन करने की वजह से उसके इंजन की थ्रस्ट डिस्टर्ब हुई, और उसकी वजह से वो चांद की सरफेस से टकरा गया और तबाह हो गया। क्योंकि जब आप इस स्टेज में आ जाते हैं, तो चंद्रयान 2 ने जब इस स्टेज पर आया और उसका जो थ्रस्टर सही काम नहीं कर रहा था,
तो वो प्रॉपर जो एरर जनरेट हो रहा था, यानी उसको जिस हाइट पे जाना चाहिए वो अब हाइट पर नहीं जा पा रहा था, तो जो एरर था वो जमा होता गया, और वो एरर जमा होने के बाद इस स्टेज के बाद कम्युनिकेट होता था प्रोसेसर को। तो ये एक बहुत बड़ी इशू था जिसकी वजह से वो इतना एरर हो गया कि फिर उसे उनका कंट्रोलर या उसका कंप्यूटर या उसका प्रोसेसर कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो इस स्टेज के में ही चांद से टकरा गया, और मेन वजह एक कंट्रोल वेल्व के फंक्शन ना करने की थी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब इस किस्म की चीज़ें हमने देख ली तो अब हमने चंद्रयान 3 पर बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की हैं। वहाँ पर एडिशनल वेलोसिटी मीटर लगाया है, लेज़र डॉपलर वेलोसिटी मीटर उसका नाम है, मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूँ। उसके साथ साथ हमने इंजन को इम्प्रूव किया है, हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है, सिमुलेशंस बहुत ज़्यादा की हैं जो कि आगे आपको बताना जा रहा हूँ। और फिर हम दाखिल होते हैं, अगर ये सब कुछ ठीक चला गया और जा चुका है क्योंकि चंद्रयान इस वक्त लैंड कर चुका है, तो हम फाइन ब्रेकिंग फेज़ में दाखिल होंगे जो कि 3 मिनट का फेज़ है। यहाँ पर आपको वो येलो कलर से दिखाया गया है, और इसमें आपके 4 में से 2 इंजन वो ऑन होंगे, वो चलते रहेंगे, और आप 850 मीटर के, यानी 1 किलोमीटर से भी कम, 850 मीटर के ऊपर सरफेस पर तैर रहे होंगे, और नीचे तस्वीरें ली जा रही होंगी लैंडर की तरफ से, उसे एनालाइज किया जा रहा होगा क्योंकि अब उसने डिसाइड करना है कि उसने किस जगह पर उतरना है। मैं आपको ये बताता चलूं कि इसी पोल पर, यानी हम साउथ पोल की बात कर रहे हैं, विक्रम लैंडर वहां पर लैंड करने जा रहा है और कर चुका है, जहां से कुछ दूर लूना 25 की लैंडिंग स्पॉट है। तो वो भी रशियन जो लैंडर है वो भी यहीं पर लैंड करना चाहता था, लेकिन वो तबाह हो गया। और इसका जो एरिया है वो 2.5 किलोमीटर का एक साइड है, तो आप 4 से उसको मल्टीप्लाई करें, इतना स्पॉट बनता है, और उसे हमने 3900 सेक्शन में डिवाइड किया। अब हर सेक्शन में ऑलरेडी उसे चंद्रयान में पूरा डिजिटल मैप स्टोर किया गया और बता दिया गया कि आपने यहाँ पर उतरना है, यानी प्री प्रोग्राम कर दिया गया। हमने विक्रम को पहले बता दिया कि आपने इस जगह पर उतरना है। लेकिन जब विक्रम उस स्टेज में जाता है, अब उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये कि वो जो उसको प्रोग्राम किया गया है, ये जो प्री डिफाइंड जगह है उसको मॉनिटर कर रहा है और देख रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ वो उसी जगह पर है, इर्द गिर्द के सारे पैरामीटर्स भी मैच कर रहे हैं, उस जगह को भी वो क्लीन देख रहा है, साफ़ सुथरा देख रहा है, और लग रहा है कि बिल्कुल ठीक लैंडिंग होगी तो वो वहाँ पर लैंड कर जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि उसे ये लग रहा है कि वो किसी गलत जगह पर आ गया, वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर गया, या वहाँ पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि ठीक नहीं लग रहे, वो जगह बम्पी लग रही है। तो अब क्या होगा कि वो एडजेसेंट जगह की तरफ जाएगा, यानी वो उस जगह को छोड़ेगा और पास पास कोई और जगह ढूंढेगा। ये सारे के सारे उसके अपने डिसीजन होंगे, इंसान इन डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे, और फिर वो जिस जगह सेफ समझेगा, इन 3900 सेक्शन में जिस सेक्शन को वो सेफ समझेगा वो उस जगह पर लैंड कर देगा। और आखिरी जो चौथा मरहला है वो है टर्मिनल डिसेंट फेज़। इसमें वो 150 मीटर तक नीचे आ जाएगा, और उसके बाद वो फिर 30 सेकंड तक एनालाइज करेगा, जिस जगह को उसने सेलेक्ट किया उसमें एनालाइज करेगा और देखेगा कि क्या ये सेफ़ है या फिर मुझे इसे भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो हर जगह पर ये डिसीजन करता रहता है, और अगर उसे वो सेफ़ लगेगी तो वो वहाँ पर उतर जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ मॉडिफिकेशंस भी की गई हैं चंद्रयान 3 में। इसमें हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है जो कि जब वो नीचे उतरेगा, जब वो टच करता है, सरफेस को टच करता है, तो वो अपने इंजन्स को ऑफ कर देगा। इसकी टांगों को इम्प्रूव किया गया, उसके मटेरियल को इम्प्रूव किया गया, इस पर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की गई है, जो कि हम अगली वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि इस पर किस किस्म की टेस्टिंग की गई है, मून की कंडीशंस कैसे क्रिएट की गई हैं ज़मीन पर। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है, 3 मीटर पर सेकंड तक की वर्टिकल वेलोसिटी को ये हैंडल कर सकता है। टच डाउन के बारे में और बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और मुझे देख के पढ़नी पड़ रही हैं, क्योंकि इसमें किसी किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये ज़मीन पर लगा, चाँद की सरफेस पर लगा, तो उस वक्त चाँद पर सूरज निकल रहा था। चाँद का एक दिन हमारे 14 दिनों के बराबर होता है। तो अब 14 दिन इसके पास हैं। इसका सोलर पैनल, क्योंकि इसने अपने रोवर को भी आगे लेकर जाना है तो उसको सोलर एनर्जी चाहिए, इसलिए बेहतरीन टाइम ये था कि हम चाँद की तुलुए सुबह को पहुँचते। लोकल तुलुए सुबह सही लफ्ज़ है या तुलुई वर्ड सही है, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो हम
जब सुबह वहाँ पर जब सूरज तलू हो रहा है तो हम उस वक्त वहाँ पर पहुँचें और हमें 14 दिन मिल जाएं। 14 दिन में हम जितनी रिसर्च कर सकते हैं वो करें और जितने सैंपल्स ले सकते हैं सैंपल लें। एनर्जी का भी इशू नहीं होगा क्योंकि सोलर पैनल लगे हुए हैं रोवर पर, और हमें ये भी मसला नहीं होगा कि बीच में रात आ गई और इसकी रात भी 14 दिनों की होगी। तो इसलिए ये सारा का सारा वेल प्लान्ड सिस्टम था। और अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पर ना सिर्फ प्रज्ञान रोवर उतर चुका है बल्कि उसने कुछ डिस्कवरीज भी की हैं जिन्हें हम बाद की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वहाँ पर उतरने के लिए ज़मीन पर किस किस्म की टेस्टिंग की गई। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रज्ञान रोवर की, और उसके साथ ये भी देखेंगे कि चांद तक पहुँचने के लिए इंडिया ने किस किस्म की टेस्टिंग की और किस किस्म के सिस्टम्स बनाए ज़मीन पर ताकि वो चांद पर आसानी से लैंड कर सकें। तो हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये वीडियो ISRO ने यानी इंडियन रिसर्च स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है, दिखाई है हमें, और ये रियल टाइम वीडियो है जो कि प्रज्ञान रोवर जब विक्रम लैंडर से निकलकर चांद की सरफेस पे जा रहे हैं तो उस वक्त बनाई गई है। इस वक्त सुबह चांद पर सुबह हो रही है जो कि 14 ज़मीनी दिनों के बराबर होगी। तो अब 14 दिन है प्रज्ञान रोवर के पास कि वो चांद की सरफेस को अच्छे तरीके से देखें और वहाँ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं वो करें। मैं आपको ये भी बता दूं कि चांद तक जाते हुए कुछ साल बहुत ही बुरे गुजरे हैं। अगर आप सिर्फ पिछले 5 सालों की बात करें तो जो 6 लूनर मिशन भेजे गए थे चांद पर उनमें से 4 फेल हुए। रशिया का लूनर मिशन लूना 25 फेल हुआ है, इसराइल का लूनर मिशन फेल हुआ है, जापान का लूनर मिशन फेल हुआ है और इंडिया का लूनर मिशन भी फेल हुआ है। तो हमें पता है, मैं चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूँ, चंद्रयान 3 तो कामयाब हो गया, लेकिन चांद पर लैंडिंग करना कुछ इतना आसान भी नज़र नहीं आ रहा। चांद पर लैंडिंग करने के लिए हमें ज़मीन पर बहुत सी सिमुलेशंस और बहुत सी टेस्टिंग करनी पड़ती है, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स लॉन्च करने पड़ते हैं ताकि हम यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को परख सकें कि क्या ये चांद पर जाकर सही तरीके से काम करेंगे कि नहीं करेंगे। जिस तरीके से मार्स पे जाने के लिए हमने मार्स की बहुत सी लैब्स बनाई, नासा ने बहुत सी लैब्स बनाई, इसी तरीके से जब हम चांद पर जा रहे हैं तो वहाँ के लिए भी हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो पहली लैब की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ जो चंद्रयान 3 पर टेस्टिंग की गई उसे EMI/EMC टेस्ट कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी EMC एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस EMI। ये 2 किस्म के टेस्ट किए जाते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा होती है या कहीं से आती है तो उसमें हमारा जो सिस्टम है वो तो नहीं कहीं फेलियर की तरफ जाता। मसलन ये हो सकता है कि आप स्पेस में एक सिस्टम को भेजें और स्पेस में गैमा रे की या माइक्रोवेव की एमिशंस हों, रेडिएशंस हों और आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाए। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारे सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में या इंटरफेरेंस में किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे। अगर उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ओवर एमिट कर रहा है, रेडिएशन दे रहा है, तो कहीं साथ वाले इक्विपमेंट को इशू तो नहीं कर रहा है। इसलिए ये चीज़ें देखी जाती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। उसमें इस रोवर को और इस पूरे स्पेसक्राफ्ट को रखा जाता है ताकि हम ये देख सकें कि किसी किस्म का हमें इक्विपमेंट फेलियर तो नहीं मिल रहा। उसके साथ साथ वाइब्रेशन टेस्ट होता है क्योंकि जब इसे रॉकेट में रखा जाएगा और रॉकेट मूव करेगा तो रॉकेट में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती हैं और इस वाइब्रेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पर, मुझे विक्रम की तस्वीर तो नहीं मिली, जब इसे टेस्ट किया जा रहा था तो मैंने जेम्स वेब जो टेलीस्कोप हमने भेजी थी उसकी वाइब्रेशन की तस्वीर लगा दी ताकि आपको आइडिया हो कि हमें इसे एक टेस्ट बेंच पे रखते हैं और वो टेस्ट बेंच वाइब्रेट करता है। जिस तरह ये मेरा माइक वाइब्रेट करता है जब मैं थोड़ा सा हिलता हूँ, अब इसको फिक्स करवाना बाकी है, बिल्कुल इसी तरीके से वो भी वाइब्रेट कर रहा है। और अगर वाइब्रेशन के दौरान जब आप टेक ऑफ करते हैं, रॉकेट टेक ऑफ करता है, उस दरमियान जो वाइब्रेशंस आती है उसकी वजह से आपका सिस्टम, उसमें कोई छोटी सा कैपेसिटर फारिग हो जाए या कोई इंडक्टर फारिग हो जाए या कोई सर्किट, कोई चिप फारिग हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हम यहीं पर चेक करना चाहते हैं। तो विक्रम की जो टेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव थी और एक्सपेंसिव भी होगी और एक्सटेंसिव भी थी, और उसके साथ साथ क्रेन और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया। वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि वो किस के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इसको काफ़ी हिला जुला कर देखा, झाड़ पूंछ कर देखा गया इस बेचारे को। उसके बाद हमने इसका अकूस्टिक टेस्ट किया क्योंकि अगेन
जब वाइब्रेशंस होती हैं, जब रॉकेट टेक ऑफ करता है, तो वहाँ पर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। और जब हाई फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस होता है तो इंजन में, क्योंकि इंजन में फायरिंग हो रही होती है, तो उससे कई इंस्ट्रूमेंट, कई इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं या फिर वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आवाज़ इस पर किसी किस्म का असर डाल सकती है या नहीं डाल सकती। तो इसे एक चैम्बर में बंद किया जाता है और उस चैम्बर में आप बहुत से डिफरेंट स्पेक्ट्रम की आवाज़ निकालते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी फंक्शनिंग में, इसकी ट्रांसमिशन में, इसके ऑटोनोमस सिस्टम के ऑपरेशन में किसी किस्म का कोई फ़र्क तो नहीं आया, क्या गलत डिसीजन तो नहीं शुरू कर दिया इसने लेने। उसके बाद फिर इसे थर्मल वैक्यूम टेस्ट में लेकर जाते हैं। अब अगेन मैं आपको ये बताता चलूँ कि कई तस्वीर मैंने और स्पेस मिशंस की लगाई, क्योंकि विक्रम की टेस्टिंग की तस्वीर मुझे मिली नहीं। मैं आपको यहाँ पर एक वैक्यूम चैम्बर दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमने स्पेस में जाना है, वहाँ पर वैक्यूम होता है, तो हमें चेक करना है कि जहाँ पर वैक्यूम होगा वहाँ पर ये सिस्टम्स क्या प्रॉपर तरीके से काम कर सकेंगे। इसे वैक्यूम टेस्ट कहते हैं। और उसके साथ साथ हमने टेम्परेचर भी देखना है, क्योंकि चांद पर 100 से ज़्यादा दिन में टेम्परेचर होता है, इक्वेटर की अगर बात की जाए, और 120 से कम होता है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ये वेरिएशन थोड़ी सी कम हो जाती है जब हम पोल्स की तरफ आते हैं। लेकिन अगर आप आज की बात करें, जब विक्रम लैंडर वहाँ पे लैंड कर चुका है और वहाँ पर रोवर काम कर रहा है और वो हमें भेज रहा है, तो उसने हमें बताया कि अभी सिर्फ वहाँ पे दिन है, रात नहीं है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है, जो पोल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 70 भी है दिन में, और कुछ जगह पर जहाँ पर रोशनी कम पहुँच रही है वहाँ पे -10 सेंटीग्रेड भी है दिन में। तो हमें टेम्परेचर की भी वेरिएशन देख के देखनी है कि क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट और हमारी टेक्नोलॉजी सही काम कर रही है या उसमें कोई मसला है। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल डायनेमिक टेस्ट भी होता है, और इसमें देखा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा इसको हिलाया जाए या इसको बड़ी वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ किया जाए, एकदम फ्री फॉल करवाया जाए, तो क्या ये एक पीस में वहाँ पे पहुँच जाएगा। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कितना तगड़ा है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना लोड बेयर कर सकता है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की गई, और उस टेस्ट में हमने इसे हेलीकॉप्टर से और क्रेन्स की मदद से फ्री फॉल करवा के भी देखा है, जिसकी कोई तस्वीर हमें नज़र नहीं आई। लेकिन ये सारे के सारे टेस्ट चंद्रयान 3 पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा किए गए। रॉकेट पर और चंद्रयान 3 के भी कुछ मॉड्यूल्स पर स्पेशली विंड टनल टेस्ट ज़रूर किया जाता है, जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट की एरोडायनेमिक्स क्या है, उसमें पॉइंट ऑफ फेलियर्स क्या है। जब उस पर ज़्यादा प्रेशर आता है तो कोई ऐसी जगह तो नहीं जहाँ से वो फेल हो जाए। उसमें मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जहाज़ों पर गोल खिड़कियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम चकोर खिड़कियाँ इस्तेमाल करते थे तो जो कॉर्नर थे उन पर जब प्रेशर आता था तो वो फेलियर का एक पॉइंट बन जाता था, और उसकी वजह से इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा जहाज़ 1950s में क्रैश हुआ था और बहुत से लोगों की वफात हुई थी। तो इस वजह से हम पॉइंट ऑफ फेलियर्स को ढूंढते हैं, और उसके लिए विंड टनल में इसको रखा जाता है और वहाँ पर देखा जाता है जहाँ पर बहुत प्रेशर होता है, फ्लो होता है एयर का, और वहाँ पर हम देखते हैं कि ये किस किस्म का बिहेव करता है। उसके अलावा प्लाज्मा विंड टनल टेस्ट, मैं आपको ये टनल टेस्ट दिखा भी रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमजा साहब इससे पूरी स्क्रीन पर चलाएंगे, आधी स्क्रीन पर नहीं चलाएंगे, ताकि आप देख सकें। और इस टेस्ट में हम इसकी एरोडायनामिक्स को भी देख रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि जब ये सोलर विंड का सामना करेगा तो इस वक्त इसका कोई पार्ट या कोई हिस्सा डैमेज तो नहीं होगा। आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब हमने इसे प्लाज्मा के सामने, प्लाज्मा विंड में दाखिल किया, एक इक्विपमेंट को करीब रखा, उसके दाखिल तो नहीं किया, करीब रखा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जलना शुरू हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो गया। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जब हम इसे स्पेस में भेजेंगे और वहाँ पर बहुत सी प्लाज्मा विंड होगी, सोलर विंड होगी, ठीक है ना, सूरज में प्लाज्मा होता है तो सोलर विंड होगी, जो कि प्लाज्मा विंड भी हम उसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं, वो हमारे सिस्टम को तबाह ना कर दे, वो हमें खिलाफ ना कर दे, वो हमारे सिस्टम को डैमेज ना कर दे। और फिर लैंडिंग सिमुलेशन की गई। लैंडिंग सिमुलेशन में 3 मीटर पर सेकंड मैंने आपको बताया था कि उस स्पीड से ये फॉल कर सकता है, तो हमने देखा कि अब वाकई कर सकता है। और अगर 3 मीटर पर सेकंड के साथ इसको गिराया जाए तो क्या ये आके सरफेस पे सीधा लैंड कर सकता है, और इसकी जो लेग्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर सकती हैं कि नहीं कर सकती।
रोवर की भी सिमुलेशंस की गई। ये तो हमने लैंडर की बात की, लेकिन रोवर की भी सिमुलेशंस की गई। हमने मून कॉन्सेप्ट की लैब्स बनाई जहाँ पर मिट्टी भी बिल्कुल वैसे थी जैसे चांद की मिट्टी होती है। चांद की मिट्टी ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ होती है। चांद की मिट्टी ज़्यादा, आसान अल्फाज में कहूँ तो खुरदरी होती है, वो डैमेज ज़्यादा करती है व्हील्स को। ज़मीन की मिट्टी उतना डैमेज नहीं करती। उसके साथ साथ चांद की जो मिट्टी होती है जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, वो चार्ज्ड होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह करती है। चार्ज पार्टिकल्स, सारी बातें जब जाकर सर्किट्स पर डिपॉजिट होंगे तो वो वहाँ पर नए पाथ्स बना देते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह करना शुरू कर देती है। तो हमने उस किस्म की मिट्टी बनाकर, चांद का एटमॉस्फेयर बनाकर वहाँ पर रोवर को मूव करवाया। देखा कि इसके जो पार्ट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो डिटेरेट तो नहीं हो रहे, वो ख़राब तो नहीं हो रहे, बल्कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। और आखिरी जो टेस्ट इस पर किया गया वो कम्युनिकेशन का किया गया कि कम्युनिकेशन अगर करनी है, कम्युनिकेशन सही तरीके से हो रही है। वैक्यूम में कम्युनिकेशन करवा के दिखाई गई। टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, बहुत कम टेम्परेचर में कम्युनिकेशन की करा के दिखाई गई। लाइन ऑफ साइट में कम्युनिकेशन करा के दिखाई गई, ताकि हम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स हैं इनको टेस्ट कर लें। तो ये सिर्फ इसकी टेस्टिंग है जो ज़मीन पर की गई और इसके बाद इसको चांद पर भेजा गया। लेकिन विक्रम को और इस रोवर को हमने चांद पर भेजा क्यों? सब हैरान है कि चांद पर भेजने की वजह क्या है। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर बड़े बड़े मुल्क जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं वो चांद के पीछे क्यों जा रहे हैं। क्या उनका ये वाला हिस्सा हिल गया है या वाकई कोई ऐसी बात है जो शायद हमें समझ नहीं आ रही। बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि आखिर चांद पर जाना क्यों ज़रूरी है और बड़ी बड़ी नेशंस, बड़ी बड़ी कौमें चांद पर क्यों जा रही हैं। क्या ये वक्त का ज़िया और पैसे का ज़िया नहीं है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चांद पर क्यों मुख्तलिफ अक़वाम जा रही हैं और उसकी सिग्निफिकेंट वजह, सबसे बड़ी वजह क्या होगी। मैं आपको तमाम वजूहात बताऊँगा, लेकिन जो बहुत बड़ी वजह है वो भी इसके साथ साथ आपको पता चलेगी। अगर हम चांद की बात करें तो रशिया और इंडिया रिसेंटली उन्होंने कोशिश की कि वो चांद पर उतरें। रशिया का लूना 25 मिशन, उसका स्पेस क्राफ्ट लैंडर वहाँ पर गिरकर तबाह हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 चांद पर पहुँच गया। क्या आप जानते हैं कि जहाँ पर भी ज़िंदगी हो सकती है वहाँ पर पानी की मौजूदगी ज़रूर होगी। बायोलॉजिकल ज़िंदगी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसे ढूंढने के लिए ऐसे इलाकों में देखना चाहिए स्पेस के जहाँ पर पानी मौजूद है। चांद पर अब हमें मालूम है कि ना सिर्फ पानी मौजूद है बल्कि वहाँ पर हाइड्रोक्सिल ब्लू और वायलेट भी डिटेक्ट हो चुके हैं। दोनों उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स पर हमें मिले। मैं आपको ये बताता चलूँ कि चंद्रयान 1 ऑर्बिटर जब चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दे रहा था। अगर हम फ्यूल की बात करें, अभी हम इन चीज़ों को डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, तो मैं अगर चांद पर एक बेस रखना चाहता हूँ, स्ट्रेटेजिक बेस होगी चांद पर, तो मुझे वहाँ पर पानी भी चाहिए और फ्यूल भी चाहिए, क्योंकि इस बेस को रखने का मुझे इकोनॉमिकल फ़ायदा भी होगा जो हम डिस्कस करेंगे, मुझे पॉलिटिकल फ़ायदा भी होगा, मुझे स्ट्रेटेजिक फ़ायदा भी होगा और मुझे साइंटिफिक रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तमाम एडवांटेजेस, ये तमाम फ़वायद नेशंस कौमें हासिल करना चाहती हैं और इसी वजह से वो चांद पर जा रही हैं। मैं आपको यहाँ पर चांद का एक मैप दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि पानी चांद पर मौजूद है। पानी साउथ पोल पर ज़्यादा मौजूद है और नॉर्थ पोल पर निस्बतन कम मौजूद है। इसीलिए हम चांद के साउथ और नॉर्थ पोल पर उतरने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बनिस्बत इसके कि इक्वेटर के। हालांकि ज़्यादातर मिशन पहले इक्वेटर पर उतरे हैं, क्योंकि पानी की दरियाफ्त अभी कुछ सालों पहले है, इसलिए इंसानों ने अब जितने भी मिशन भेजना शुरू कर दिए ये उन इलाकों में भेजना शुरू किए हैं जहाँ पर पानी मौजूद है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि पोल्स पर मिशन भेजना इतना आसान है, क्योंकि पोल्स पर बहुत ज़्यादा रॉकी एरिया है, चट्टानी इलाका है, वहाँ पर लैंडर का लैंड करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए अमूमन लैंडर्स गिरकर तबाह हो जाते हैं। तो वहाँ पर अगर इंसान एक, जिस तरीके से हम कहते हैं एयरपोर्ट, इसी तरीके से अगर स्पेस पोर्ट बना लेता है तो उसका मतलब यह है कि जब भी इंसान ज़मीन से मरीख की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वो बीच में चांद पर रुकते हुए कनेक्टिंग फ़्लाइट के साथ निकल जाएगा, जिस तरीके से हम दुबई का इस्तेमाल इस वक्त करते हैं। आपको ये बातें दूररस लग रही होंगी, लेकिन ये बातें
10 साल से आगे की नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसे दोबारा माइक्रो ग्रेविटी की नज़र से देखा जा रहा है। अब इंसान ज़मीन पर जितनी टेक्नोलॉजी बना रहा है उसे स्पेस में भी बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसका फ़ायदा ये है कि स्पेस में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर स्पेस में वो टेक्नोलॉजी जो हम बनाएंगे वो काम करती है तो वो ज़मीन पर तो ज़रूरी काम करेगी, क्योंकि ज़मीन पर टेम्परेचर का डाटा बहुत कम है। इसी तरीके से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि माइक्रो ग्रेविटी में, इस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ, सनत लगाने में इंसानों को बहुत से फ़ायदे हैं जो कि ज़मीन पर वो हासिल नहीं कर सकता। मसलन अगर आप फ्रिक्शन की बात कर लें तो स्पेस में आपको फ्रिक्शन उतनी नहीं मिलेगी जितनी कि ज़मीन पर मिलेगी। स्पेस में आपको माइक्रो ग्रेविटी मिलेगी, यानी ज़मीन पर ग्रेविटी को भी हम किसी न किसी तरीके से उसका बंदोबस्त कर सकेंगे। तो इसलिए केबल्स तक फ्यूचर में, ये जो तारें हमारे घरों में आ रही हैं, ये केबल्स भी स्पेस में बनेंगी और ज़मीन पर लाई जाएंगी। आपको ये बात हैरानी की महसूस होगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है और इस वक्त कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा चुके हैं स्पेस में, जहाँ पर इस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो स्पेस फ्यूचर में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्पेस का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर हम चांद पर जाते हैं और वहाँ पर लैब्स बनाते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि चांद की ग्रेविटी बहुत कम है, तो वहाँ पर हम स्पेशल किस्म के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हम वहाँ पर पौधे लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि मरीख पर पौधे लगाना और चांद पर पौधे लगाना तकरीबन करीब एक जैसे हैं। तो वहाँ पर ग्रेविटी के कम होने की वजह से पौधों का रवैया कैसा होगा, उनके बढ़ने की सलाहियत कैसी होगी। इसी तरीके से हम टेम्परेचर को हैंडल कर सकेंगे और हम वहाँ की जो रेडिएशंस हैं, जो बहुत ज़्यादा रेडिएशन आ रही है चांद में, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी बना सकेंगे, ऐसी चीज़ें बना सकेंगे जो रेडिएशन में भी सर्वाइव कर सकें। हाँ, ये बात और है कि वही चीज़ें हम मार्स के लिए भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं रेडिएशन की वजह से हमें चांद की सतह पर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा और ज़्यादातर इंसान मुस्तकबिल में चांद के अंदर मौजूद जो सुरंगें हैं, जो टनल्स हैं, उनमें रहेगा। मैं आपको ये बता दूं कि चांद पर बहुत से रिसोर्सेज, और इंसान हमेशा रिसोर्सेज के पीछे भागता है। ये एक अक़वाम बेवकूफ़ नहीं है जो चांद पर जा रही हैं, ये वो चीज़ें सोच रही हैं जो हम आज से 20 सालों के बाद सोचेंगे। चांद पर रिसोर्सेज में सनलाइट है, चांद पर ऑक्सीजन है जो कि उसकी मिट्टी में मौजूद है, और उसके साथ साथ चांद का जो एक दिन है वो 14 ज़मीनी दिनों के बराबर है। चांद पर पानी भी मौजूद है जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के जो क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं, उनकी तह में मौजूद है और आइस की शक्ल में है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन क्रेटर्स को पंपिंग स्टेशंस लगाकर यहाँ से पानी निकाला जाएगा और उस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक चांद पर 245 से ज़्यादा स्विमिंग पूल्स, ओलंपिक स्विमिंग पूल, उनसे ज़्यादा का पानी मौजूद है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चांद की मिट्टी का 45% बाई वेट ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन आप चांद की मिट्टी से हासिल कर सकते हैं, और 20 से ज़्यादा मुख्तलिफ रिसर्च लैब्स इस वक्त ऑक्सीजन को रेगुलेट से, यानी चांद की मिट्टी से हासिल करने के लिए कोशिश हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए हम ऑक्सीजन को और पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन और पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए अलग किया जा सकता है और हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिल सकता है। तो पानी के ज़रिए फ्यूल भी हासिल किया जा सकता है, हालांकि पानी बहुत कम मिकदार में है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चांद पर मेटल्स मौजूद हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके साथ आयरन, क्योंकि वहाँ पर बसाल्ट है, वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी है, तो वहाँ पर आयरन हमें नज़र आता है। वहाँ पर टाइटेनियम, जो कि बहुत ही कीमती धात है, वो भी हमें मिलती है। तो 42% से 45% चांद पर ऑक्सीजन मौजूद है। उसके साथ फिर हम देख सकते हैं, तो क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन आ रही तो मैं थोड़ा सा हट कर देखूंगा, और सिलिकॉन 21% मौजूद है, और इसी तरीके से हमारे पास 13% आयरन मौजूद है, 8% कैल्शियम, 7% एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम मौजूद है। तो ये वो धातें हैं जिनकी तरफ हमारी नज़रें हैं, लेकिन असल चीज़ ये धातें नहीं हैं। रेयर अर्थ मेटल्स वो मेटल्स हैं जो कि ज़मीन पर बहुत कम है। आपको पीरियोडिक टेबल में मैंने रेयर अर्थ मेटल्स दिखाए हैं, लेकिन ये इस्तेमाल बहुत होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती हैं, टरबाइन ब्लेड्स में इस्तेमाल होती हैं, एनर्जी इंडस्ट्री में रेयर अर्थ मेटल्स का बहुत बड़ा हाथ है।
चाइना इनका बिगेस्ट कंज्यूमर है और रेयर अर्थ मेटल्स हमें ज़मीन पर, उनका नाम ही रेयर अर्थ मेटल्स है, बहुत कम मिलती हैं। चांद पर आपको रेयर अर्थ मेटल्स वाफर मिकदार में मिलती है। तो चांद पर जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि वहाँ पर कीमती धातें मौजूद हैं जिनको हम फ्यूचर में माइन करने जा रहे हैं। लेकिन अब आते हैं हीलियम 3 की तरफ। हीलियम 3 हमें ज़मीन पर क्यों चाहिए? उसकी वजह यह है कि हम कायनात में जब एनर्जी की सोर्सेज देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि सितारे बहुत बड़े सोर्स हैं और सितारों में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसका रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हम जब ज़मीन पर एनर्जी बनाने की कोशिश करते हैं तो हम न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सा रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल पैदा होता है जिसे ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता डंप किया जाता है और उससे बहुत सी बीमारियां आपको मालूम है कि हो सकती हैं। हम क्लीन एनर्जी चाहते हैं और क्लीन एनर्जी के लिए हमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हासिल करना है तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है हीलियम 3। हीलियम 3 के ज़रिए न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन जितनी हीलियम ज़मीन पर मौजूद है वो बहुत कम है। उसका 0.0001% हीलियम 3 आइसोटोप का है। तो इसका मतलब ये कि हीलियम को अगर देखना है तो उसका 0.0001% हीलियम 3 का है, तो हीलियम 3 तो तकरीबन ना होने के बराबर है। मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि चांद पर 1.1 मिलियन मीट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है, सिर्फ हीलियम 3 मौजूद है। अगर हम पावर, ह्यूमन सिविलाइजेशन की पावर की कंजम्पशंस देखें तो इस वक्त जो पावर की कंजम्पशन है उनको सामने रखते हुए अगर सोचें तो 10,000 साल तक हम इसी कैपेसिटी के साथ पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं इस हीलियम 3 के साथ। अगर हीलियम 3 का प्राइस लगाया जाए तो बहुत वेरिएशन नज़र आई, लेकिन मैंने क्योंकि ये फिगर्स ली हैं गूगल से तो मैं आपको सिर्फ अंदाज़ा देना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि ये प्राइस वेरी करती है क्योंकि हम हीलियम 3 बेचते नहीं हैं, लेकिन 16 बिलियन पर टन की कीमत लगाई गई है जो मुझे नज़र आई है। इससे कम भी है, लेकिन जो मैक्सिमम मुझे नज़र आई वो 16.6 बिलियन डॉलर्स पर टन है हीलियम 3 की प्राइस। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 420 बिलियन टू 5 ट्रिलियन के करीब ये अमाउंट बनता है कि इतनी ज़्यादा हीलियम 3 चांद पर मौजूद है। चांद पर हीलियम 3 निकालने के लिए या बाकी जितनी भी मेटल्स हैं उनको निकालने के लिए हमें माइनिंग करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऑब्जर्वेटरीज बनाने पड़ेंगी। इन ऑब्जर्वेटरीज को देखना पड़ेगा वहाँ पे बड़ी बड़ी टेलीस्कोप के। तो अभी आपको कुछ अरसे बाद तख्ती पर ही वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके से बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें वहाँ की रेडिएशन से भी बचना पड़ेगा, वहाँ पर पावर की भी ज़रूरत होगी, वहाँ पर बिजली की ज़रूरत होगी। और अब हम ऐसे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम बिजली वहीं पर प्रोड्यूस करें, पावर हाउसेज वहीं पर लगाएं और वायरलेसली बिजली ज़मीन पर भेजें। अभी कैलटेक यूनिवर्सिटी ने एक ताज़ा एक्सपेरिमेंट किया है, अगेन उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरीके से हम स्पेस से वायरलेसली बग़ैर किसी तार के एंटीनास के ज़रिए एक स्पेस में एक ज़मीन पर उसके ज़रिए बिजली भेज सकते हैं। तो ये काम हम चांद से भी कर सकते हैं। तो चांद पर जो पहले जाएगा वो सिर्फ बहुत ज़्यादा मादनियात से फ़ायदा उठा सकेगा, बल्कि वो टूरिज़म भी प्रमोट कर सकेगा। वो स्ट्रेटजिक, मैंने अभी वॉर को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अमूमन मैं जंगों को अपनी वीडियोस का हिस्सा नहीं बनाता और ना ही मैं असले पर वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन स्ट्रेटजिकली भी ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होगा उस मुल्क के लिए जो कि चांद पर बैठा होगा और अगर हम ज़मीन पर उससे जंग करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि चांद हमारी पहली बेस क्यों है और बाकी स्पेस में जाने के लिए भी हमें चांद की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन ज़मीन के लिए भी चांद की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए बहुत सी अक़वाम चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये वजह भी समझ आई होगी कि ये वक्त का ज़्यादा नहीं है बल्कि मुस्तकबिल की प्लानिंग है जिसे मुख्तलिफ़ अक़वाम हमसे बेहतर समझती भी हैं और वो कर भी रही हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।